नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम सीधे किसानों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनके सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं और जो हमारे कार्यक्रम का विषय होता है उससे संबंधित विशेषज्ञ उन सवालों के लाइव तुरंत जवाब देते हैं। तो आज के हेलो किसान का विषय क्या है, सबसे पहले वो हम अपने दर्शकों को बता दें। तो आज का विषय तिलहन फसलों का प्रबंधन और गेहूं फसल की बुआई तथा बीज व्यवस्था। तिलहन फसलों का प्रबंधन और गेहूं फसल की बुआई तथा बीज व्यवस्था, ये है हमारे आज के विषय। दो विषय हैं और दोनों ही विषय से जुड़े हुए हमारे दो विशेषज्ञ भी स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि अगले 1 घंटे तक आपके सवालों के जवाब देंगे। और नंबर आप नोट कर लें जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर हैं टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। पहला नंबर 1800-113060, दूसरा नंबर 1800-113061। एक बार फिर से आपको नंबर बता दें। पहला नंबर 1800-113060, दूसरा नंबर 1800-113061। तो दोनों टोल फ्री नंबर हैं, यानी इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। एक बार फिर से आपको ये बात बता दें। और जो हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिला शेखावत हैं, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है कपिला जी आपका कार्यक्रम में। और कपिला जी तिलहन फसलों के बारे में जो जानकारी है वो आप तक पहुँचाएंगे और आपके प्रश्नों के जवाब देंगी। और दूसरे मेहमान हमारे डॉक्टर दिनेश कुमार है, प्रधान वैज्ञानिक है, सस्य विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर दिनेश, गेहूं फसल की बुआई और बीज व्यवस्था पर बात करेंगे, आपके सवाल लेंगे। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप हमें फ़ोन कीजिए, नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नीचे भी आप देख सकेंगे कि जो दोनों नंबर जो हम साथ साथ चला रहे हैं, इन नंबर पर आपको कॉल करना है। सबसे पहले डॉक्टर कपिला, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि तिलहनी फसलों की हम बात करें तो इस सीज़न की मुख्य फसलें कौन कौन सी तिलहन में? जी, अगर हम रबी के अंदर तिलहनी फसलों की बात करें तो ये सीज़न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण जो तिलहन फसल है, राई सरसों, उसका समय है ये। उसके अलावा कुसुम है, अलसी है और सूरजमुखी, ये 4 जो तिलहनी फसलें हैं वो इस समय हम उगाया करते हैं। और 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर इसका बुआई का सही समय है। लेकिन अभी भी मतलब 15 नवंबर तक हम कुछ उन्नत किस्में जो पछेती उसके लिए निकाली गई हैं उनका चुनाव करके और उन्नत शस्य क्रियाओं का प्रबंधन करके पछेती यानी कि 15 नवंबर तक हम इन फसलों को ले सकते हैं। जी, तो जो कौन सी किस्में हैं और कब हमारे किसानों ने ले सकते हैं, जो उन्नत किस्मों के बारे में कपिला जी ने बताया है, इस पर हम आगे बात करेंगे। और अब मैं दिनेश जी आपसे जानना चाहूँगी कि अब गेहूं की हम बात कर रहे हैं तो गेहूं फसल के बारे में हमें बताएं कि इस वक्त कितना महत्वपूर्ण समय है और इस वक्त कौन कौन सी क्रियाएं गेहूं में चल रही हैं? गेहूं बहुत महत्वपूर्ण फसल है रबी में, बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा के लिए। जी, और इस समय पर बुआई का समय चल रहा है और किसान भाई इसकी बुआई में लगे हुए हैं। और खास करके गेहूं में जैसे हम जानते हैं पलेवा बहुत ज़रूरी होता है। जहां सिंचित दशाएं हैं वहां पे सही नमी होनी चाहिए ज़मीन में, तभी इसकी आप बुआई करें। और साथ ही साथ बीज की अच्छा बीज आपको लेना। जी, अच्छा बीज लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीज आपका अच्छा नहीं होगा तो आप कितनी भी मेहनत कर लें वो परिणाम नहीं मिलेंगे जिसकी आप उम्मीद करेंगे। और आपके कॉल्स लें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। गेहूं की खेती विश्व के हर भाग में की जाती है। संसार के कुल 23% भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। ये रबी की फसल है। ये फसल शीतकालीन मौसम में उगाई जाती है। भारत के विभिन्न भागों में गेहूं का जीवन काल भिन्न भिन्न रहता है। सामान्य तौर पर गेहूं की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है और फसल की कटाई फरवरी से मई माह तक की जाती है। गेहूं सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। जल निकासी की सुविधा होने पर इसकी खेती मटियार, दोमट और काली मिट्टी में भी कर सकते हैं। कपास की काली मृदा में गेहूं की खेती करने पर सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। भूमि का पीएच मान 5 से 7.5 के बीच में होना फसल के लिए उपयुक्त माना गया है। खेती की तैयारी अच्छे अंकुरण के लिए एक बेहतर भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है।
इसके लिए समय पर जुताई करने से खेत में नमी बनी रहती है। खरीफ की फसल काटने के बाद खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार 2 से 3 जुताई देसी हल से करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा देकर खेत समतल कर लेना चाहिए। फसल के उत्पादन में उन्नत किस्मों के बीज का महत्वपूर्ण स्थान है। गेहूं की किस्मों का चुनाव बोने के समय और क्षेत्र के आधार पर करना चाहिए। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर कपिला, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तिलहन की हम बात कर रहे हैं, मुख्य फसलों के बारे में आपने बता दिया, लेकिन इन फसलों की अगर हम बात करें तो समसामयिक कार्य, कृषि क्रियाएं अभी इस वक्त कौन कौन? जी बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है आपका। जैसे हमने शुरू में ही बात की कि 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर सभी रबी तिलहनी फसलों के लिए बुआई का उपयुक्त समय है। लेकिन कई बार जब आप द्विफसलीय चक्र लेते हैं तो आपका खेत खाली नहीं हो पाता। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका खेत खाली हो, आपका खेत सही तरह से तैयार हो। तो कुछ पछेती हम किस्में हैं, जैसे अगर राई सरसों की अगर हम बात करें तो आपने पूसा तारक एक किस्म है, वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा स्वर्ण ज्योति, आशीर्वाद, वरदान, नव गोल्ड, RRN 506, इन किस्मों का अगर आप पछेती उसके अंदर बुआई कर रहे हैं तो राई सरसों के उसके अंदर आप इन किस्मों का चुनाव करें। उसके अलावा समसामयिक की बात करें, अगर मान लीजिए सही समय पर आपकी बुआई हो चुकी है तो फसल आपकी करीब 20 से 25 दिन के आसपास आपकी फसल होगी। तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण है विरलीकरण, क्योंकि सभी तिलहनी फसलों के दाने बहुत छोटे होते हैं। तो जब सही जो आपकी पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बना के रखना बहुत आवश्यक है। तो इसमें आपको विरलीकरण यानी कि 30 से 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति के बीच में अंतराल और 10 सेंटीमीटर कम से कम पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो पाई है सीड ड्रिल से या किसी कारणवश तो आपको विरलीकरण करना होगा। और 30 से 35 दिन में क्या करते हैं? विरलीकरण में जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि पौधे से पौधे में आपको 10 सेंटीमीटर का आपको दूरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको बीज के पौधे उखाड़ने होंगे और वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद होता है तो जड़ें आपस में मिल जाती हैं तो पौधों को नुकसान होता है, क्योंकि तो अगर ज्यादा करीब करीब रहेंगे तो बिल्कुल फायदा नहीं। जैसे हमें वातावरण की हवा पानी सब कुछ चाहिए, उसी तरह से पौधों को भी वातावरण, सूर्य का प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए। और खास तौर पे जो पोषक तत्व आपने पौधों को दिए हैं वो भी सही से नहीं मिल पाते। जैसे आपने नाइट्रोजन की खाद दी होगी, सभी उर्वरक आपने दिए होंगे, तो वो सब के लिए आवश्यक है कि जो रिकमेंडेड जो स्पेसिंग या अपन बोलते हैं कि अंतराल पंक्ति से पंक्ति और पौधे के पौधे में, उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। एक कॉलर है, आजमगढ़ से कॉल किया है, धनंजय यादव जी ने बात करते हैं। जी धनंजय जी, सवाल बताइए अपना। हेलो धनंजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी मैडम। जी धनंजय जी, अपना प्रश्न बताइए। जी मैडम, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, अपना सवाल बताइए। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जमीन कुछ हल्की है, उसमें कौन से गेहूँ के सीड्स बोए जाएं जो बेटर हो, जिसमें उत्पादन बढ़िया मिले? किस्म जानना चाह रहे हैं आप? हेलो हेलो धनंजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम। आपने सुना सवाल? हाँ, समझ में आ गया। जी, ये कह रहे हैं कि इनकी जमीन की में ताकत कम है, उर्वरता तो उसमें कौन सी कम है। किस्म अपनाएं? कौन सी गेहूं कौन सा लगाएं, हाँ जी, ये हाँ, जानना हाँ, चाहते हैं जी। आप? तो इसके लिए आप DBW 107, HD 3118 और HD 2985, इन 3 में से किस्मों में से कोई एक किस्म ले सकते हैं। और बीज के लिए आप NSC के काउंटर होते हैं, लखनऊ में होगा, या जहाँ भी राष्ट्रीय बीज निगम के सेल सेंटर हो, बिक्री केंद्र हो, वहाँ से आप इनके बीज ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो धनंजय जी, आपने जान लिया कि आपको कौन सी किस्में लेनी होंगी और ये बेहतर किस्म है। अच्छी बात यह है कि आपका ध्यान इस तरफ गया, क्योंकि कई बार किसान ये सोचते हैं कि मिट्टी की जो पोषक तत्व जो है उनकी पूर्ति किस तरीके से करें, उसी में ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन गेहूं में खास करके जैसे आपके जो कम उर्वरता की मिट्टी है उनके लिए किस्में अलग हैं, और अधिक उर्वरता वाली मिट्टी है उनके लिए किस्में अधिक है, क्योंकि वहाँ पे पैदावार ज़्यादा मिलती है। तो इस ओर भी किसान लोग ध्यान दे रहे हैं, किसान भाई, तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि गेहूं में सिंचाई के प्रबंधन को लेकर के किसानों को किस तरह का ध्यान रखना होगा, कब पहले सिंचाई लगेगी और कितनी लगनी चाहिए? अभी से ही किसान भाइयों को ध्यान रखना है और जागरूक रहना है।
और आमतौर पे गेहूं में 5 से 6 सिंचाई लगते हैं। जी जी। और पहली सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर दशा में हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम 20 से 25 दिन के बीच में इस सिंचाई को लगाएं। इसको हम ताज मूल यानी जड़ें निकलती हैं कोई ख़ास तरह की, तो उस समय ये ज़रूरी होती है। और दूसरी सिंचाई हम कल्ले बनते समय ज़रूर लगाएं, वो करीब 40 से 45 दिन बाद आती है बुआई के। फिर तीसरी जो है गांठ अवस्था होती है, गेहूं में गांठें बनती हैं, वो 60 से 65 दिन पे लगाएं। यानी मोटे तौर पे ये है कि 20-25 दिन के अंतराल पे किसान भाई सिंचाई लगाते रहें। और साथ ही साथ वर्षा को भी ध्यान में रखना है, अगर कहीं बारिश हो जाती है तो उस समय सिंचाई टाल सकते हैं आप। जी। अभिमन्यु सिंह है गोरखपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर, उत्तर प्रदेश से। जी अभिमन्यु जी, अपना प्रश्न बताइए। हेलो हेलो। हाँ मैडम। जी नमस्कार अभिमन्यु जी, सवाल बताइए अपना। हाँ मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी। हाँ कि मैडम मतलब जहाँ पे मान लीजिए पानी की जहाँ सुविधा ना हो तो वहाँ पे क्या सरसों की प्रजातियाँ मतलब ऐसा मतलब कौन सी प्रजातियाँ जो हैं सरसों की मतलब वहाँ लगाई जा सकती हैं? अच्छा, जहाँ पे जी सिंचाई की व्यवस्था अच्छी बिल्कुल ना हो। हाँ, सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों के लिए सरसों की कई किस्में हैं। और जैसे आप बता रहे हैं कि असिंचित क्षेत्र है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मानसून का जो आपका सबसे पहले तो जो नमी है भूमि में, वो आपको अधिक से अधिक कंजर्व या उसको आपको मिट्टी में जमा के रखना है। उसके लिए आप अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं या बारिश आने के बाद एक हल्की जुताई कर सकते हैं, जिससे जो नमी है वो कम से कम ना सूखे। दूसरा, आपको जो सही समय पर बुआई का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है, तो वो सूखने ना पाए उससे पहले ही आपको बुआई कर देनी है। जहाँ तक आपने प्रजातियों की बात की है, तो मैं आपको बताऊं जैसे RH30 एक किस्म है, बहुत पॉपुलर किस्म है और असिंचित क्षेत्रों के लिए है। उसके अलावा RH819 है, RH781 है। उसके अलावा कुछ पुरानी किस्में हैं जो अभी भी बहुत प्रचलन में है, स्पेशली जहाँ पे असिंचित क्षेत्रों में, जिसमें आप अरावली, गीता, शिवानी, इनमें से अगर आप कोई किस्म का चुनाव करते हैं और आप अपने खेत में जितनी भी हो सके नमी बचा कर रखते हैं बारिश के मौसम की, तो आप अच्छा सरसों में आप भरपूर आप इसके अंदर उत्पादन ले सकते हैं। एक और कॉलर है गजराज सिंह है, जिन्होंने देवास से हमें फोन किया है। जी गजराज जी, बताइए सवाल क्या है आपका। हेलो हेलो। जी नमस्कार गजराज जी, प्रश्न बताइए। नमस्कार मैडम जी। सवाल है मेरा कि जैसे अपन ने खेत में पलेवा कर रखा है, उसमें कौन सी गेहूं की किस्म लगाए जो ज्यादा पैदावार दे? जी, इसके लिए देखिए, अगर आपकी मिट्टी में ताकत अच्छी है, उर्वरा शक्ति अच्छी है और अभी समय है, आप मान लीजिए 15 या 20 नवंबर तक इसकी बुआई कर देते हैं, तो आपके लिए अच्छी किस्म है। जैसे MP 3288 है, HI 1544 और GW 366, इनमें से कोई एक किस्म ले सकते हैं और आप उसको जो है वो लगा सकते हैं। जी, जो किस्में आपने बताया एक बार फिर से दोहरा दें। जी, MP 3288, MP 3288, HI 1544, HI 1544, GW 366, GW 366। ये सिंचित दशा के लिए हैं और समय से बुआई के लिए। जी बिल्कुल, तो नोट कर लें आप ये किस्में, और जो आपने जानना चाहे कि आपके हिसाब से, आपके इलाके के हिसाब से किस्में कौन सी होंगी, तो बिल्कुल उपयुक्त किस्में हैं। बस ज़रूरत यह है कि आप इन किस्मों को लें। और गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ रामेश्वर जी हैं, फोन लाइन पर बात करते हैं। जी रामेश्वर जी, सवाल बताएं। जी मेरा तुम्हारा सवाल है जी, हम 58 करके बोलते हैं जी, गेहूँ बोलते हैं 58। जी 28-51 गेहूँ लगा। अच्छा, 28-51 किस्म, ठीक है। जी, उनको फंगस की समस्या बहुत ज्यादा आती है, उसका कोई ऐसा उपचार है क्या जो पहले कर ली दोबारा? उससे कोई क्या समस्या आती है इसमें? फंगस आती है, उसके अंदर फंगस। ये किस तरीके से होता है ये बताइए जरा। पीले पत्ते हो जाते हैं, ठीक है, पीले पत्ते हो जाते हैं, उसके अंदर बीमारी है। ठीक है। देखिए, ये रतुआ रोग जो है कुछ किस्मों में आ रहा है, और रतुआ रोग के लिए आप विरोधी रतुआ रोधी किस्में आप लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें बीज उपचार। आप बीज उपचार अच्छे से करें, किस्मों का चुनाव करें, तो ये काम आएगा। और अब नई नई किस्में आ रही हैं, 28-51 तो पुरानी हो गई है। इसके अलावा आप 3086 HD 3086 किस्म लगा सकते हैं, जिसमें शायद ये समस्या नहीं आएगी। इसमें 3086 बिल्कुल। और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आज का जो विषय है, इस पर हम चर्चा को जारी रखेंगे, आपके प्रश्न भी लेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। एक छोटा सा ब्रेक।
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां आप हमसे सीधे बात करते हैं, सीधे जुड़ते हैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल के माध्यम से। 2 टोल फ्री नंबर जो कि हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, दोनों मुफ्त हैं, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस करना आपको यह है कि फ़ोन कीजिए। और अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपके लिए दोहरा दें। आज का विषय तिलहन फसलों का प्रबंधन तथा गेहूँ फसल की बुआई और बीज व्यवस्था। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल है, कोई आशंका है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। और अब मैं डॉक्टर कपिला आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त सिंचाई के बारे में भी बताएं कि सिंचाई को लेकर हमारे किसानों को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए, और पोषक तत्वों पर भी मैं आऊँगी। लेकिन इस बीच एक कॉलर है जिन्होंने हमें एक कॉल किया है। मनीराम है फतेहाबाद से फ़ोन लाइन पर। मनीराम जी, सवाल बताइए। हेलो जी मनीराम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था अभी। हेलो। हाँ जी। सवाल। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं हम आपको। हेलो। हेलो जी, बताइए मनीराम जी, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है जी, जैसे अभी हमने बुआई करनी है, पानी लगा रखे पड़े हुआ हमने कर रखे है। आगे बोले। हेलो। आगे बताइए मनीराम जी, बात पूरी कीजिए अपनी आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोल रहा हूँ। ये तो बीज के लिए पूछना था। जैसे अभी 3086 है हमारा। हेलो, बात पूरी कीजिए मनीराम जी, हम सुन रहे हैं। 28 29 और 29 67। आगे बताएं। हेलो मनीराम जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, हम आपको सुन रहे हैं। आप जानना क्या चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि हमें जो है ना बुआई करनी है, तो उसके लिए जो हमने बीज लाया है 30 86 और 29 67 बीज है, वो अच्छा रहेगा क्या? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और सवाल देखिए, दोनों किस्में बहुत अच्छी हैं। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप फतेहाबाद शायद पंजाब से बोल रहे होंगे। पंजाब से बोल रहे हैं? हरियाणा में फतेहाबाद। तो ठीक है, तो आपके लिए दोनों किस्में अच्छी हैं और आप दोनों किस्मों को लगा सकते हैं जी। और कपिला जी, जैसा कि मैंने भी कहा, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, किसानों की 3 ही मुख्य समस्याएं हैं, खाद, बीज और पानी। बिल्कुल। तो बीज की अगर आप व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद बचता है आपका पोषक तत्व और प्रबंधन और पानी का प्रबंधन। अच्छी बात यह है कि तिलहनी फसलों में अधिकतम आपको 2 सिंचाई की आवश्यकता है, और वो भी अगर एक महावट या जो वर्षा, जो अगर बारिश मान लीजिए सर्दी के टाइम में हो गई, तो आपको दूसरी उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिंचित क्षेत्रों में 30 से 35 दिनों के अंदर जब आपकी फसल हो, तब आपको एक सिंचाई आपको उसमें लगानी है। जी। और दूसरा, जब आपकी फलियां बनने लगे, उन दोनों ही परिस्थितियों में किसी भी हालत में उसमें नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक आपने पोषक तत्व प्रबंधन की बात की है, तो मैं मोटा मोटा हिसाब बताऊं, सभी तिलहनी फसलों के लिए करीब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसका प्रबंधन आपको ऐसे करना है कि जो कुल नाइट्रोजन की मात्रा है उसको आप 2 भागों में बांट लीजिए, जिसको हम स्प्लिट डोजेस भी कहते हैं। तो उसमें आधी मात्रा आपको बुआई के समय डालनी है, और आधी मात्रा जब आपने पहली सिंचाई लगा दी, यानी कि 30 से 35 दिनों के बाद में जब आप खेत में जाएं, खेत में जा सकने जैसे हो, तब आपको एक टॉप ड्रेसिंग या बची हुई आधी नाइट्रोजन की मात्रा का 2 पोषक तत्व सभी तिलहनी फसलों के लिए बिल्कुल प्राणदायक हैं, वो ये हैं सल्फर और बोरोन। ज़्यादातर सभी तिलहनी जो आपके ग्रोइंग एरियाज़ हैं, उन सब में सल्फर की कमी बहुत देखी गई है। तो 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर किसी भी साधन से आप लगाएं, और 1 किलोग्राम बोरोन भी अगर आप देते हैं। मृदा की जांच अवश्य आपको करानी चाहिए, आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो रही है। तो इन दोनों के आधार पर अगर आप सल्फर और बोरोन का भी अगर तत्व प्रबंधन आप करते हैं, तो आपका एक समेकित एक तरह से पोषक तत्व प्रबंधन हो गया, और फसल से आपको भरपूर उत्पादन मिल सकता है। जी। अंकुश कुमार है एक दर्शक जिन्होंने बिजनौर से हमें फ़ोन किया है। आइए बात कर लेते हैं अंकुश जी से। हेलो। जी अंकुश जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मैडम
हाँ मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे खेत पे पानी नहीं है, वहाँ कौन सी गेहूँ बोनी चाहिए? ठीक है, पानी की सिंचाई की समस्या है तो कौन सी किस्म है? आप PBW बिजनौर से हैं। हाँ PBW 175 और PBW 396 ये किस्में आप ले सकते हैं। समय से बुआई कर रहे हैं और पानी आपके पास नहीं है। जी, तो अंकुश जी आपने जान लिया कि कौन सी किस्में हैं और हम आशा करते हैं कि आपने उन्हें नोट भी कर लिया होगा। अब मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि आगे चल के खरपतवार की भी समस्या आ जाती है, तो उसके लिए किसानों को अभी से किन बातों का ध्यान रखना होगा। इस बीच सीताराम है एक दर्शक जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है, ये बात कर लेते हैं। जी सीताराम जी, सवाल बताएं। हेलो सीताराम जी, सीताराम जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हमारे हाँ जी, सवाल बताइए सीताराम जी। हाँ, हमारे गेहूं में कौन सा खाद डाले? गेहूं में कौन सा खाद डालें? हाँ, अभी बोलने से पहले। डॉक्टर साहब समझ पा रहे हैं? देखिए आपका जो गेहूं है सिंचित है या असिंचित है? सिंचित है और आप अच्छी पैदावार वाली किस्म ले रहे हैं और आपको पोषक तत्व प्रबंधन उसमें करना है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि आपने मिट्टी की जांच कराई है उसकी? तो उसमें उन्होंने कुछ संस्तुति दी होगी आपको कि भाई ये पोषक तत्व इतनी मात्रा में हमको डालने हैं, आपको बताया गया होगा। उसमें उर्वरक भी लिखे होंगे कि इस मात्रा में उर्वरक देने हैं आपको। सीताराम जी आपने मिट्टी का परीक्षण करवाया है? हेलो, ये बोल रहे थे मिट्टी की जांच लेकिन कराई। आगे आप सुन पा रहे हैं हमें सीताराम जी? हाँ, ये बताइए कि जो आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है उसमें क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से पोषक तत्व? उसमें सिर्फ जिंक की कमी बताई गई। अच्छा, जिंक की कमी बताई गई और बाकी पोषक तत्वों का स्तर भी होगा उसमें। तो उसके हिसाब से आपको डालना है उर्वरक। और जहाँ तक जिंक की बात है तो जिंक जो है वो आप जिंक सल्फेट से गेहूं में भी डाल सकते हैं। इसको आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर के हिसाब से डालना या 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट आप बुआई के समय पे डाल दें। और फिर आपकी जिंक की कमी गेहूं में नहीं आएगी अगर मिट्टी में आपकी कमी है तो। अनिल कुमार जी एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। जी अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ मैम, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ अनिल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम मैं जारी इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ मैम। अच्छा, सवाल बताइए। मैम हमारा सवाल है कि अभी हमने खेत को पलेवा कर रखा है मैम जुताई के बाद, तो हम उसमें बोना चाहते हैं मैम सरसों, तो कौन सी अच्छी किस्म है और इसकी पैदावार कितनी हो सकती है? ठीक है, किस्म के बारे में जी जानना चाहते हैं। अलवर से शायद अलवर से बात कर रहे हैं ना अनिल जी? अलवर नहीं सर मैम, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से बात कर रहे हैं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जी जी। तो जैसे अभी तक आपको सही समय तो इसका जैसे हम बता रहे थे शुरू से ही कि 15 से 25 अक्टूबर ही है सरसों की बुआई के लिए। अब अगर आप बुआई कर रहे हैं और आपका खेत तैयार है तो आपको पछेती किस्मों का ही चयन करना होगा, जिसके अंदर मैंने बताया आपको जैसे कि स्वर्ण ज्योति है, पूसा तारक एक अच्छी किस्म है, आशीर्वाद है, वरदान या पूसा नवगोल्ड भी है। इनमें से आप किसी किस्म का चुनाव करें और बुआई जल्दी से जल्दी करें। समस्या इसमें एक ही होती है, अगर जब आपकी पछेती बुआई है तो कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है फरवरी के बाद, जैसे चेपा या माहू, इसलिए हम सही समय पर दूसरा बीज उपचार इसमें आप ज़रूर करें, क्योंकि पछेती है और अगर आप दूसरी सिंचाई भी लगाएंगे तो उसके अंदर आपने ये सुना होगा तना गलन की एक काफ़ी समस्या है। तो उसके लिए आपको कार्बेंडाजिम नाम की एक दवाई है, उसका आपको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करना है। इन पछेती किस्मों का चुनाव करके आप 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। जी डॉक्टर दिनेश, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि जो खरपतवार की समस्या आती है और आगे चल के तो आ ही जाती है, तो अभी क्या किसान इसको लेकर कुछ कर सकते हैं? देखिए गेहूं में खरपतवारों की समस्या काफ़ी आती है। किसान भाई जानते हैं घास कुल के खरपतवार भी आते हैं, 2 पत्ती वाले या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी इसमें आते हैं। तो सबसे बेहतर तो ये होगा कि किसान भाई फसल चक्र पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि सीधे किसान भाई दवाई की बात करते हैं कि हमें गेहूं में जो है दवाई बता दीजिए जिससे घास मर जाए, लेकिन हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि घास पैदा ही ना हो। तो उसके लिए अगर हम फसल चक्र अपनाएंगे, खास करके जैसे किसान भाई धान गेहूँ फसल चक्र लेते हैं तो उसमें जो गेहूँ का मामा है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो एक साल आप गेहूँ की जगह पर सरसों ले सकते हैं या बरसीम ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं। तो फसल चक्र अपनाएं। और दूसरा, अगर किसी कारणवश आपको दवाई का प्रयोग करना है तो इस समय बुआई के समय पर आप पेंडीमिथालिन नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसका 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व
आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। इसको करीब आप 400-500 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 1 से 2 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर दें। लेकिन ध्यान रखें कि खेत में आपके अच्छी नमी होनी चाहिए। जी, शिवेंद्र एक दर्शक जिन्होंने जालौन से हमें कॉल किया उत्तर प्रदेश से, शिवेंद्र जी से बात करते हैं। हेलो हेलो जी शिवेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो शिवेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शिवेंद्र हाँ जी, मैडम। हाँ सवाल बताइए। हाँ मैडम, ये पूछ रहा सर मैडम। जी पूछिए। गेहूं की सर ऐसी वैरायटी बताएं जो बाल निकलने के बाद गिरती ना हो। बाल निकलने के बाद गिरती ना हो? हाँ, बाल निकलने के बाद। देखिए, वैरायटी तो सभी एक सी हैं, और ख़ास करके अगर हम सिंचाई का और उर्वरक का प्रबंधन ठीक से करें तो गिरने की समस्या कम रहेगी। तो ऐसा कोई ख़ास कोई वैरायटी अलग से नहीं बनाई गई है कि ये वैरायटी हमारी गिरेगी नहीं। उसमें आपको उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना है, और सही समय पर और ज़रूरत के हिसाब से अगर आप सिंचाई लगाएंगे तो ये आपकी वैरायटी नहीं गिरेगी। ये समस्या तब ज़्यादा आती है, कई बार किसान भाई बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं, खास करके यूरिया का, तो हमारी फसल जो है गिर जाती है। जी जी जी, तो ये बातें हैं जिनका ध्यान उन्हें रखना होगा, तो शायद जिस समस्या के बारे में वे कह रहे हैं वो नहीं आएगी। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर और आपकी कॉल्स रहेंगे। छोटा सा ब्रेक। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का विषय एक बार फिर से बता दें आपको, तिलहन फसलों का प्रबंधन तथा गेहूं फसल की बुआई और बीज व्यवस्था, ये है हमारा आज का विषय। इससे जुड़े हुए हमारे साथ दोनों विशेषज्ञ मौजूद हैं आपके कॉल्स के जवाब देने के लिए। हमारे नंबर आप नीचे से देख सकते हैं और हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। अब कुछ हमारे पास जो सवाल आए हैं हेलो किसान कॉल सेंटर के, वो प्रश्न भी हम शामिल कर लेते हैं। सुनील कुमार है जिन्होंने सिरसा हरियाणा से हमें ये सवाल भेजा है, गेहूं की पछेती किस्म की जानकारी चाहते हैं। ये गेहूं की पछेती किस्म जो आपके हरियाणा से बोल रहे हैं? जी जी, हरियाणा के हैं दर्शक। जी जी, इसके लिए 1 मिनट बाद मैं अभी बताता हूँ। जी जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं, लिस्ट है। एक कॉलर है, उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी, हेलो राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो राजेश जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो। हाँ जी राजेश जी, सवाल बताइए। सवाल ये है जी, सरसों की बिजाई कर रखी है सर। हेलो, सरसों की बुआई कर रखी है जी। हाँ, सरसों की बुआई कर रखी है, उसके अंदर पानी भी लगा दिया है और उसके अंदर पीले पत्ते बढ़ के पीले खराब हो जाते हैं। पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ये समस्या है? हाँ जी जी। पत्ते पीले पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। उसमें किसी पोषक तत्व की कमी हो सकती है, या क्योंकि बीमारी इतनी जल्दी अभी इस फसल में आती नहीं है। आपने एक पानी भी लगा दिया है तो मैं समझ रही हूँ कि शायद आपकी फसल 20-25 दिन के आसपास की तो कम से कम होगी ही। जी जी। तो इसमें आपको अब जैसे मृदा के जांच के आधार पे आपको पोषक तत्व प्रबंधन करना था, और अगर आपने एक सिंचाई लगा दी है तो कम से कम 2 से 3 पत्ती इसके अंदर आ चुकी होगी। तो अगर आपको नाइट्रोजन अगर आपने शुरू में नहीं डाला है तो पहली सिंचाई आपने लगा दी है, और खेत में जब आप चलने योग्य हो जाएं, खेत में पैर ना चिपके, ऐसी परिस्थिति में आप 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसमें डाल दीजिए। वो आपको वैसे भी डालनी चाहिए जो आपकी बची हुई आधी मात्रा है। और पीलेपन का एक कारण कोई अगर कीड़ों की वजह से है तो फिर आप उसके अंदर क्लोरोपाइरिफॉस जो डस्ट है
कई बार पेंटेड बग आपने सुना होगा, चितकबरा कीट जो है वो आके कई पत्तों को पीला करके और काट के चला जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर पीलेपन का मुख्य कारण मुझे लग रहा है पोषक तत्व में भी नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। यूरिया का आप स्प्रे भी कर सकते हैं, 2 से 3% घोल भी बनाकर आप छिड़क सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है जो मुझे लग रहा है। तो आप बची हुई आधी मात्रा आप टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए पहली सिंचाई के बाद में, तो अगर पोषक तत्व की कमी से है तो ये दूर हो जाए। जी डॉक्टर साहब, मुझे सवाल था, ये जो दर्शक हैं ये सिरसा हरियाणा के हैं, जिनके बारे में मैंने पहले बताया, सुनील कुमार, गेहूं की पछेती किस्म की जानकारी चाहते हैं। जी, इसके लिए सिंचित दशा में जो पछेती किस्म लगानी है इनको, वो है DBW 90 और HD 3059। ये दोनों बड़ी अच्छी किस्म है, आप लगा सकते हैं। HD 3059 और DBW 90। जी, तो ये 2 किस्में हैं जो लगा सकते हैं। और रिंकू एक दर्शक जिन्होंने हमें प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से फ़ोन किया है, रिंकू जी का भी सवाल ले लेते हैं। जी रिंकू जी, बताइए सवाल क्या है आपका? रिंकू जी, टेलीविजन की आवाज कम कर दें, पहले अपना प्रश्न पूछिए, फिर उसके बाद आवाज कीजिएगा सुनने के लिए जवाब। रिंकू जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद आवाज़ नहीं जा पा रही है, कोई समस्या आ रही है लाइन में। तो रिंकू जी, अगर आप टीवी देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं तो आप फिर से हमें फ़ोन लगाएं। अरविंद सैनी जी हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया है, आइए बात कर लेते हैं अरविंद जी से। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार अरविंद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम, मैं जिला हरिद्वार उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। अच्छा, उत्तराखंड हरिद्वार से। हाँ बताइए, सवाल क्या है आपका? मैडम, ये पूछना चाहूँ कि 2967 और 3086 जो गेहूं की किस्म है, इसका कब तक की बुआई का टाइम है? अगेती का जो अभी हमने किस्में बताई उसी के बारे में देखिए। हाँ, दोनों बहुत अच्छी किस्में हैं, HD 3086 और 2967, और आपके क्षेत्र में बहुत अच्छी होंगी। और आप इनकी बुआई कोशिश करें कि 15 नवंबर तक आप पूरी कर लें। जी ठीक। और एक सवाल और है मेरा सर। जी पूछे, बिल्कुल पूछे आप दूसरा सवाल भी। मैं सरसों बो रखी लगभग 1 महीना होगा, और पहली सिंचाई भी कर दी के उसमें क्या करना चाहिए जो अच्छी पैदावार मिल सके, तेल की मात्रा अच्छी निकल सके? ठीक है डॉक्टर। जी जी जी, सरसों की बुआई कर दी, आप बता रहे हैं 1 महीने की होगी, तो पहले तो आपको 30 से 35 दिन पर एक सिंचाई लगानी है। सिंचाई के बाद जो बची हुई आपकी आधी नाइट्रोजन की मात्रा है वो भी आपको लगानी है। आप बहुत जागरूक लग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको तेल की मात्रा भी उसके अंदर, तो आपने एक थायो यूरिया नाम का एक उसमें है, उस थायो यूरिया के नाम से आता है, उसका आपको 500 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल के जब आपकी फली बनने लगे, फली के अंदर दाना भरने लगे, उस परिस्थिति में अगर आप एक स्प्रे कर दें तो उसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होते हैं। ये आप दोनों की कमी पूरी करेगा, और तेल की मात्रा इसमें करीब 1 से 2% जो है बढ़ने के इसके अंदर ऐसे अनुसंधान इसमें हुए हैं। दूसरा, जैसे सल्फर की हम बात कर रहे थे, तो वो आपको हमेशा से ही तिलहनी फसल के लिए अगर आप तेल की मात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो करीब 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर आपको बुआई के समय डालना है। कई बार दाने कम बनते हैं, उसके लिए जैसे हम बता रहे हैं कि बोरोन, तो इस तरह का समेकित पोषक तत्व प्रबंधन अगर आप करेंगे, अगर आपके पास कोई जैविक स्रोत है उस तरह से आप करें, तो इन सब का यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा सल्फर और बोरोन का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ये मुख्य जो है तेल संश्लेषण में काम आते हैं। जी जी। और अब मैं दिनेश जी आपसे जानना चाहूँगी, हमारे एक और हेलो किसान कॉल सेंटर के दर्शक हैं जिन्होंने सवाल अपना रिकॉर्ड करवाया था, स्वामी कुमार हैं, ये भी हरियाणा के हमारे दर्शक हैं। ये गेहूं में मिश्रित खेती की जानकारी चाहते हैं। देखिए, गेहूं में मिश्रित खेती अगर आप करना चाहते हैं तो सरसों की जैसे प्रचलित है आमतौर पे, सरसों की आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी फसलों में गेहूं लिया जा सकता है, जैसे कि अब तो समय निकल गया, कुछ किसान भाई गन्ने में गेहूं कर लेते हैं जो शरदकालीन करना होता है, तो इस तरह से गेहूं को भी मिश्रित खेती के रूप में ले सकते हैं। जी जी।
और मैं कपिला जी, अब आपसे ऐसे ही एक सवाल और आया है हेलो किसान कॉल सेंटर का, उसके बारे में जवाब चाहूँगी। मोहन भैरव है, इन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें ये सवाल भेजा है। ये राई का जमाव ठीक नहीं होने से परेशान है, तो जानना चाहते हैं कि क्या इसके पीछे वजह हो सकती है कि जमाव अच्छा नहीं हो रहा है और इन्हें क्या करना चाहिए, उपाय क्या करें ताकि जमाव अच्छा हो? जी, सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण बात है कि खेत की तैयारी। अगर आपका खेत का जैसे आपने सही पानी की उसके अंदर कमी ना हो, नमी की कमी ना हो, खेत आपका समतल हो, मिट्टी में आपने जुताई ठीक से की है और लेवलिंग जब तक आपने ठीक नहीं की, जब तक आपका जमाव या वो ठीक नहीं होगा। कई बार इसके अंदर कोई कीड़ों का प्रकोप भी हो सकता है, तो आपको वो भी ख्याल रखना है। यानी कि खेत की आप सही जुताई करें, पलेवा दें, अगर आप पानी की उसमें नमी की कमी है, और सही जो आपका सीड ड्रिल जो है वो सही आपकी होनी चाहिए। जैसे कई परिस्थितियों में अगर आप सीड कम फर्टी ड्रिल की बात कर रहे हैं तो बुआई के समय आपको ध्यान रखना है कि बीज लगातार खेत में गिरे जी, दूसरी बात ये। और उसके अलावा तो अगर आपका खेत सही तरह से तैयार है तो इसमें, और आपने अगर जो बीज दर है वो हम करीब 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें बुआई करते हैं, तो उतना आपको बना के रखना है। और गहराई की जहाँ बात है, करीब 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा जो इसके अंदर बीज हम डालते हैं, उससे गहरा होगा या उससे ऊपर होगा तो भी सरसों जमने में थोड़ी समस्या हो सकती है। जी डॉक्टर दिनेश, आप क्योंकि बीज वो की बात कर लेते हैं, गेहूं का तो समय चल ही रहा है, तो ये बताइए कि गेहूं में बीज दर क्या होनी चाहिए और बीज उपचार किस तरीके से हमारे किसान गेहूं में कर सकते हैं? जी, गेहूं में जो है जो समय से बुआई चल रही है जैसे, तो इसमें करीब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की ज़रूरत होती है। और किसान भाइयों, बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रमाणित बीज लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपना बीज प्रयोग कर रहे हैं पिछले साल का, तो इसके लिए बीज उपचार ज़रूरी है जी। और आप वीटावैक्स नाम की एक दवाई आती है, उसकी आप 2.5 ग्राम मात्रा लें, प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करें। और वीटावैक्स ना हो तो आप कार्बनडाजिम वाविस्टीन कहते हैं जिसको, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, तो ये ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कुछ किसान भाई चाहें तो जैव उर्वरक अगर उपलब्ध हों, तो जैसे एजोटोबैक्टर है या पीएसबी वगैरह है, फास्फोरस घोलक का टीका आता है, उससे भी बीज उपचार किया जा सकता है। लेकिन ये जो फफूंदनाशी हमने बताए थे, इनके उपचार के बाद में उनसे उपचार करना पड़ता है। जी, हमारे साथ दिनेश कुमार है, हाथरस से एक दर्शक, बात करते हैं दिनेश जी से। हेलो दिनेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? टेलीविजन की आवाज़ कम कर दीजिए पहले। हेलो, हाँ जी, टेलीविजन की आवाज़ कम कर दें, फिर अपना प्रश्न बताइए। आवाज़ नहीं आ रही? जी दिनेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहे हैं सर। हाँ, सवाल बताइए। हाँ सर, सवाल बताएं। सर ये पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए। बोला गेहूं कितना बोना चाहिए हमें, कौन सा बोना चाहिए इस समय? देखिए, उस क्षेत्र के लिए DBW 88 एक किस्म है, इसके अलावा HD 3086 है, SD 2967 है, ये किस्में आप ले सकते हैं। इनको आप लगाएं और प्रमाणित बीज का प्रयोग करें, अच्छे बीज का प्रयोग करें और सिंचाई की सही व्यवस्था करें। और साथ ही साथ जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर करें, तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। जी जी। अब कपिला जी, मैं जानना चाहूँगी सरसों में खरपतवार, जो तिलहनी फसलें हमारी, उसमें खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से किया जाए अगर ये समस्या किसानों को आती है? बिल्कुल, खरपतवार तो समस्या है, खास तौर पे अगर सिंचित क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ ये समस्या ज़्यादा होती है। तो इसमें एक सबसे अच्छा खरपतवार नाशी जो है, हम पेंडीमिथेलिन नाम से ये मिलता है। इसका आपको करीब 1 जो लीटर है एक्टिव इंग्रेडिएंट या सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के उस हिसाब से आपको लाने। जैसे मान लीजिए इसको प्री इमरजेंसी, या आज आपने बुआई कर दी तो कम से कम 48 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि फसल के निकलने से पहले आपको ये छिड़कना है। जी जी जी। तो उससे आपको शुरू के 15 से 20 दिन तक खरपतवारों की समस्या नहीं होगी। उसके अलावा खड़ी फसल में, सरसों में, तिलहनी फसलों में खरपतवार नाशी कम है। एक जो समस्या है उसमें एक लो डोज आइसोप्रोट्यूरोन नाम का एक खरपतवार नाशी है। नॉर्मली उसको हम 1 किलोग्राम उसकी रिकमेंड करते हैं, तो उसकी लो डोज यानी कि आप 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें, तो और थोड़ा सा जहाँ खरपतवारों पे ज़्यादा डालें तो आपको खरपतवारों से उसमें, बाकी उसके अलावा उसके बाद 30 दिन के बाद ज़्यादा खरपतवारों की समस्या होती नहीं है, फसल बड़ी हो जाती है तो समस्या कम होती है। तो शुरू में पेंडीमिथलिन बुआई के जस्ट तुरंत बाद, और उसके बाद 25 से 30 दिन पर 1 लो डोज आइसोप्रोट्यूरोन से तिलहनी फसलों में खरपतवारों की समस्या।
चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन तुरंत होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा। हेलो किसान का सिलसिला जारी है, आपकी कॉल्स अभी भी हम लेते रहेंगे क्योंकि अब अंतिम पड़ाव में पहुंच गए, इसलिए कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों से हम बात करें इस कम समय में। छोटा सा ब्रेक। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ना डरे तू बुलंद तू किसान, टूटे मिट्टी तेरे आगे, ले ले नई पहचान। दमदार पकड़ और 3 साल की बिना शर्त वारंटी के साथ अपोलो कृषक गोल्ड। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम तिलहनी फसलों के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही साथ गेहूं फसल की बुआई और बीज व्यवस्था पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपके सवाल ले रहे हैं। इस बीच सीतू हमारे साथ दर्शक जिन्होंने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। जी सीतू जी बताइए सवाल क्या है। हेलो 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 जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता था कि जो हमारे यहाँ खेतों में नमी बहुत ज्यादा रहती है तो कौन सा बीज बोया जाए जो सही रहेगा और कितनी खाद दिया जाए। जी जी ठीक है। कौन से भाग से बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के? प्रतापगढ़ से। अच्छा प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं। देखिए पानी बहुत ज़्यादा रहता है, नमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको शुरू में तो हमें कम करना पड़ेगा। अगर हमने ज़्यादा गीले खेत में बीज की बुआई कर दी तो वो गल सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और जहाँ तक बीज की बात है तो आपका अगर उर्वरता मिट्टी की अच्छी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो आप NW 5054 ध्यान रखें, NW 5054 K 1006 DBW 39 और CBW 38 किस्मों में से कोई एक किस्म आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ धान के खेत में ये समस्या ज़्यादा आती है। कई बार शुरू में पानी खड़ा रहता है, तो आप धान काटने के करीब 10-15 दिन पहले ही उसका अगर पानी निकाल दें खेत से बाहर, तो फिर जब बुआई का गेहूं का समय आएगा तो वो नमी कम हो जाएगी। जी अब कबीला जी अब जानना चाहेंगे आपसे कि बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं। अभी तो हालांकि आपने बताया कि इस स्टेज पर नहीं हो सकती, लेकिन तो किसान हाँ जो है ध्यान रखें कि आने वाले समय में किस तरह के संकेत हो सकते हैं। बिल्कुल। और कौन कौन सी बीमारियों की आशंका हो सकती है, तो ये बताइए। जी सरसों की अगर हम बात करें तो 2 ही मुख्य समस्याएं हैं इसमें, व्हाइट रस्ट या सफ़ेद रतुआ जिसे कहते हैं, और एक तनागलन। सिंचित क्षेत्रों में तनागलन एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए फसल चक्र आपको अपनाना होगा या बीज उपचार इसमें कर सकते हैं। इन सब के लिए बीज उपचार हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि तो सफ़ेद रतुआ के लिए एक एप्रॉन नाम की दवाई आती है, उसका करीब आपको 5 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर आप सरसों का उपचार करते हैं तो ये समस्या नहीं होगी। स्क्लेरोटीनिया के लिए हम बोल रहे हैं कार्बेंडाजिम जो दवाई है, उसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम अगर आप बीज उपचारित करते हैं तो वो समस्या नहीं होगी। 2-3 बातें जैसे शुरू में दिनेश सर ने भी बताई कि आपको पोषक तत्व प्रबंधन का ध्यान रखना पड़ेगा, और नाइट्रोजन खास तौर पर यूरिया की एक रहता है कि ज़्यादा दे दिया जाए तो एकदम हरा नजर आता है खेत उस तरह से, तो जो आपको हरा नजर आ रहा है वो कीड़ों और बीमारियों के लिए भी एक आमंत्रण होता है। तो आपको नाइट्रोजन की मात्रा का जितना की संस्तुतित है आपको उतना ही देना है जब देना है, और पानी के अंदर भी आप ये कोशिश करिए कि दूसरी समय पर बुआई होगी तो दूसरी जो आपकी सिंचाई है वो दिसंबर के अंदर ही हो जाए। जनवरी के बाद आप जब भी पानी लगाते हैं तो उसकी वजह से जो गीलापन और जो ह्यूमिडिटी रहती है उसकी वजह से बीमारियों का, खास तौर पर तनागलन की जो बीमारी है वो आती है। तो फसल का जैसे बीज अच्छा प्रमाणित सोर्स से आप लें, दूसरा आप उसको उपचारित करें, और एक प्रिकॉशनरी स्प्रे कार्बेंडाजिम का अगर आप सिंचित क्षेत्र में और लगातार सरसों लेते हैं और आपके खेत में ये समस्या है
तो आप एक घोल भी बनाकर आप कार्बेंडाजिम का फूल आने की परिस्थिति में अगर आप लगाएं तो आपको तनागलन जो बीमारी है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। गणेश जी हैं एक दर्शक होशंगाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी गणेश जी, सवाल बताइए। हेलो गणेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? गणेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? गेहूं उपचार के लिए मैंने, हाँ सुन रहा है मैडम? जी जी, सवाल बताइए। हाँ सुन रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मैडम, ये जो क्रास्टीन शिवा कंपनी की मैंने लेके आया, हाँ जी, उपचारित गेहूं के लिए जी, गेहूं उपचारित के लिए, तो ये अच्छी है कि नहीं है कि दूसरी नाम क्या है दवा का? मतलब दवा का नाम क्या बताया आपने? क्रास्टीन शिवा कंपनी की। नहीं, कंपनी का नाम नहीं, दवाई का नाम क्या है? दवाई का नाम है क्रास्टीन। नहीं, ये कंपनी का नाम है। दवा कौन सी ये आपको नहीं पता? दवाई का नाम सर क्रास्टीन। हम समझ नहीं पा रहे। देखिए, गेहूं में आमतौर पे कंपनी बता रहे हैं, लेकिन वो दवा कौन सी ये नहीं बता पा रहे हैं। जी, आमतौर पे गेहूं में खास करके जो अच्छी दवाई है वो वीटावैक्स है और इसके अलावा बाविस्टीन है। ये दो दवाई आप प्रयोग करें और 2-2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको प्रयोग करनी है। एक बार फिर से बता दें इन्हें दवा के बारे में और कैसे इसका इस्तेमाल करना है ये भी बता हाँ, दीजिए। तो इसके लिए आपको बुआई के 2-3 दिन पहले अगर अपना बीज प्रयोग में ला रहे हैं आप, तो वीटावैक्स या बाविस्टीन इनमें से कोई एक दवाई लें और 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज में इसको आप मिला दें और फिर आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जी जी। और ये तो बात रही कि किस तरीके से गेहूं और जो तिलहनी फसलें हैं उसमें हमारे किसानों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। गेहूं की वैरायटी के बारे में भी कई सारे प्रश्न आए। वहीं धान की और माफ़ कीजिएगा सरसों की बात करें तो किसानों ने ये भी बताया कि क्यों कई बार उपज में भी समस्या आती है, उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता, तो उसमें कौन कौन सी कमियां हो सकती, बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ये भी हमने आपको आज कार्यक्रम में बताया। और अब मैं डॉक्टर साहब गेहूं के बारे में जानना चाहूँगी कि गेहूं के बारे में अभी हमारे दर्शकों को बता दें कि कौन कौन से वो जो जैव उर्वरक हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सही समय है, अगर इस बारे में भी किसानों को जानकारी मिल जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी उपयोगी रहेगा। जैव उर्वरकों का गेहूं में भी प्रयोग जो है काफ़ी लाभकारी होता है। किस प्रकार प्रयोग हो ये भी बताइए। जी, तो इसके लिए आपको एजोटोबैक्टर नाम का जैव उर्वरक आता है। साथ ही साथ एक पीएस भी होता है, फास्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो फास्फोरस को घोलता है। फास्फोरस घोलक टीका होता है। इन टीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। एक टीके का वजन करीब 200 ग्राम होता है और ये आपके 10 किलोग्राम बीज के लिए जो है वो पर्याप्त होता है। चीनी का आप एक हल्का सा घोल बना लें और घोल बनाने के बाद उस चीनी के घोल को जो है, गुड़ के घोल को बीज के ऊपर छिड़क दें। इसके बाद जो आपका टीका है, टीका 2 टीके हो गए, 200 ग्राम का एक है, 200 ग्राम का एक है, तो ये 400 ग्राम से आप उपचार करेंगे करीब 10 किलो बीज का, और बीज में अच्छी तरह मिला दें और फिर उसको छायादार स्थान पर सुखाने के बाद आप उसको जो है वो बुआई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जी जी, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि छायादार जो स्थान हो वहीं पे कई किसान धूप ना लगे, क्योंकि धूप में फिर ठीक नहीं रहेगा। जो इसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो उनकी निष्क्रियता हो जाती है। जी जी बिल्कुल। तो अभी समय बाकी है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए। नंबर हम नीचे फ्लैश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 1800-113060, 1800-113061। ये 2 नंबर हैं जिस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। कुछ और मिनट बचे हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो हमारे किसान हैं उनसे जुड़ सके और उनकी समस्याओं को जान सकें। अब क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है कपिला जी, तो मैं जानना चाहूँगी कि तिलहनी फसलें हैं उनके बारे में आप अंत में हमारे किसानों को इस समय कौन सी टिप्स देना चाहेंगे कि जिसका वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर 1 महीने की फसल है तो आपको बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा का ध्यान रखना है। किसी भी तिलहन फसल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए थायो यूरिया एक बहुत अच्छा विकल्प है। उसमें आप खड़ी फसल में जब आपके फली में दाना भरने लगे उस परिस्थिति में आप एक छिड़काव कर सकते हैं। उसकी मात्रा 500 ग्राम 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देना है।
तो थायोयूरिया का मतलब ये है कि उसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है। आपको फसल के अंदर जो पोषक तत्वों के लक्षण की पहचान आपको होनी चाहिए, जैसे नाइट्रोजन में पत्तियां पीली पड़ती है, नीचे से पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है, उस समय आप 2% यूरिया का घोल छिड़क सकते हैं। फॉस्फोरस के अंदर पत्तियां पर्पल या बैंगनी रंग की होने लगती है तो आप 2% DAP का घोल छिड़क सकते हैं। और आजकल पोटेशियम के घोल के छिड़कने का भी संस्तुति आ गई है। तो कमी के लक्षणों को पहचानें, खेत में पानी खड़ा ना होने दें, कम से कम आवश्यकता जितनी नमी होनी चाहिए अधिक नमी ना हो, और सभी पोषक तत्वों का अगर आप बैलेंस्ड या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आप भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। मिंटू एक दर्शक, आइए बात कर लेते हैं। हेलो मिंटू जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो जी मिंटू जी, बताइए क्या सवाल है आपका? ये जी अच्छी पैदावार वाला गेहूँ कौन सा है जो अभी इस टाइम पर बोना चाहिए? अच्छा, सोनीपत से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से किस्म जानना चाहते हैं कि अच्छी पैदावार कौन सी किस्में दे सकती है, इनके क्षेत्र के हिसाब से कौन सी या किस्में आप बताना चाहेंगे गेहूं की? DBW 88 किस्म है, HD 3086 और WH 1105 और HD 2967। HD 2967, 3086 और आपके DBW 88 और WH 1105, इनमें से कोई एक किस्म ले सकते हैं और अच्छी पैदावार देंगे। जी बिल्कुल। तो मिंटू जी, कौन सी किस्में आप ले सकते हैं अब आप जान चुके हैं, तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से इन किस्मों का गेहूं में चुनाव कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर कपिला आपका भी और डॉक्टर दिनेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते अब आपको बता देते हैं कि कल का हमारा विषय क्या है हेलो किसान का। आइए डालते हैं उस पर एक नज़र। कल का विषय केले की खेती तथा टिश्यू कल्चर और आलू फसल की बुआई। एक बार फिर से आपको विषय बता दें, केले की खेती तथा टिश्यू कल्चर और आलू फसल की बुआई कल के हमारे विषय हैं। और अब आपको अपना ईमेल एड्रेस बता देते हैं जिससे आप हमें अपने प्रश्न चाहे तो आज ही हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com, hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप चाहें तो फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पता भी आप जान लें। जी हाँ, करना बस आपको ये है कि फेसबुक में जाए, सर्च बॉक्स में हिंदी में हेलो किसान टाइप करें, हमारा ID खुल जाएगा, इसे फॉलो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मैसेंजर के माध्यम से सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वॉल पर भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं और ये प्रश्न हम तक पहुंच जाएंगे। और अब आपको हम बता दें, हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर, सबसे आसान तरीका हमसे संपर्क करने का। इस कार्यक्रम के बाद भी नंबर आपके लिए चालू रहेगा। DD किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113006, माफ़ कीजिएगा 3060। एक बार फिर से नंबर बता दें, 1800113060। सोमवार से शनिवार तक ये नंबर आपके लिए सुबह 6 से रात 10 बजे तक उपलब्ध है। आप फ़ोन करें, अपने प्रश्न जो हमारा कल का विषय है उससे जुड़े हुए रिकॉर्ड करवा दें और उन्हें हम कल कार्यक्रम में शामिल करेंगे। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।